ग्रेविटेशनल फोर्स किसका है? जब भी हमने डिफाइन करा था ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन दी थी, समझ में आ गई? और उसका जो यूनिट था वो हमने निकाला था। तो यूनिट का रूल मैंने क्या बताया था कि उन सारे यूनिट को कंबाइन कर दो, समझ में आया? जितने भी उससे इन्वॉल्व है तो वो यूनिट उसका निकल आएगा जिसके मामले में आपने लिखा है। अच्छा, ऐसा ही यूनिट में जैसे हम फोर्स निकालना है तो आखिर में जो यूनिट बचेगा खाली न्यूटन बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस निकालना है तो आखिर में कैंसिल होने के बाद जो यूनिट बचेगा वो मीटर बचेगा। अगर हम मास निकालना है तो सारे यूनिट कैंसिल होकर आखिर में यूनिट बचेगा वो किलोग्राम। इसलिए जो हम निकाल रहे हैं फाइनल यूनिट उसी का लिखते हैं, वो कैंसिलेशन हम शो नहीं करते, झगड़े में हम नहीं करते। मास निकालना है तो किलोग्राम आएगा, ऐसा यूनिट अगर क्लिक कर सकते। फोर्स निकालना है तो फाइनल यूनिट क्या लिखेंगे हम? न्यूटन लिखेंगे। हमें सारे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, उसमें टाइम वेस्ट होगा और कंफ्यूजन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए, मैंने आपको पिछली दफा एक क्लास में बताया था, मैं इसको रब कर रहा हूँ। मैंने फोर्स का 1 न्यूटन को डिफाइन करा था, अगर नहीं करा था तो देख लें। फोर्स का फॉर्मूला है m/a, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। और ये क्योंकि न्यूटन जो यूनिट बनता है बाकी चीजों की यूनिट से कंबाइन करने से बनता है, तो फोर्स m/a है, तो इनका यूनिट कंबाइन करेंगे तो फोर्स का यूनिट बनेगा। फोर्स का यूनिट को हमने नाम दे दिया न्यूटन, नया नाम दे दिया, नया नाम दे दिया। इसका मास क्या होगा? मास का किलोग्राम, ऐसा यूनिट लिखना है सबके, हम ऐसा यूनिट डिफाइन करना है। और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 वैल्यू 1, क्योंकि 1 इंटू 1 मिलके 1 बनेगा, ये भी 1 है, तो ये 1 कब आएगा? ये दोनों प्रोडक्ट में। अगर एक की वैल्यू 2 है, दूसरी 1 है, 2 इंटू 1 2 बन जाएगा, 3 इंटू 1 3 बन जाएगा। 1 है तो 1 का आसान रास्ता क्या है? आसान करेंगे, ये हाफ हो, ये 2 हो तब भी 1 आएगा, ये 3 हो, ये 1/3 हो तब भी 1 आएगा। लेकिन इस तरह तो हजारों पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, लेकिन इजीएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों को 1 कर दो, समझ में आया? ये तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, दिस इज इजीएस्ट पॉसिबिलिटी, वही लेके चलते हैं। अब आप देखिए कैसे डिफाइन करेंगे 1 न्यूटन की क्या डेफिनेशन होगी? 1 न्यूटन इज द फोर्स। ये फोर्स क्या करती है? एक्सीलरेशन पैदा कर रही है किसी ऑब्जेक्ट में। 1 न्यूटन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी फोर्स 1 न्यूटन है? ये कंडीशन बता दो। इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट whose mass is 1 kg and it produces an acceleration of 1 meter per second square in that object. Simple way में, what is 1 Newton? It is a force acting on an object whose mass is 1 kg. क्योंकि फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है, और वो फॉर्मूला ये इससे हम डिफाइन कर रहे हैं। whose mass, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg, क्योंकि ये 1 है तो यहाँ भी हम इजीएस्ट वे जो है वो सिंपलेस्ट वे जो होता है वो 1 1 ले लेते हैं। whose mass is 1 kg and क्योंकि फोर्स लगने से एक्सीलरेशन पैदा होता है, and which produces an acceleration of 1 meter per second square। इसको किसी और ढंग से कह दो, if a force act on an object whose mass is 1 kg and it produces an acceleration of 1 meter per second square in that object, उसी ऑब्जेक्ट में, then the force on the object acting on the object will be 1 Newton। ऐसे कह दो, पहले ये साइन ले लो, फिर ये ले लो बाद में। 1 Newton is a force acting on an object, यहां से शुरू करो, whose mass is 1 kg। भाई जब इधर आओगे ना तो बताना पड़ेगा ना किसका मास जिससे फोर्स मिलेगी। It is a force acting on an object whose mass is 1 kg and it produces an acceleration of 1 meter per second square in that object। तो ये है तरीका डिफाइन करने का, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिफाइन करा तो हमने वो वैल्यू निकाली कि भाई G इज इक्वल टू F कब है? जब M भी 1 हो, M2 भी 1 हो और G भी 1 हो, तब G इज इक्वल टू F आएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कब होगी? दोनों एलिमेंट कब होंगे? जब मास कितना हो? 1 kg ईच, दोनों का मास बताना, एंड
डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। 1 मीटर स्क्वायर नहीं, डिस्टेंस बिटवीन देम इज फॉर्मूले में स्क्वायर है तो वैल्यू पुट करें, डिस्टेंस 1 मीटर। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ अब हम आपको जो आपने सवाल पूछा था इसको मैं रख कर रहा हूं। ग्रेविटी की डेफिनेशन समझ में आ गई? Gravitational force between two objects, out of which one object is what? It's called gravity. अभी तो बताइए मैंने, ठीक है? अच्छा, अब आगे हम ले रहे हैं इसके अंदर ग्रेविटेशन के जो वो है इंपॉर्टेंस, बुक में दे रखे हैं, बता दें कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू व्हिच मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। रिवॉल्व कहते हैं अपनी दूरी पे घूमना, ऐसे घूमना उसे रोटेशन कहते हैं, किसी के चारों तरफ घूमना उसे रिवॉल्व कहते हैं। फर्क समझिए, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू व्हिच मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। Are there other planets are revolving around the sun due to gravitational force? It is gravitational force due to which ये आपके होते हैं, क्या नाम है, टाइड्स आते हैं। The tides are due to gravitational force के जब फुल मून होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाती है। उससे होता है कि समुद्र का पानी जो है वो जो कि किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं, हार्ड नहीं है, तो उसकी वजह से वो ऊपर को खींच जाता है, यानी पानी ऊपर उठ जाता है। और बाकी दिनों में वो अब जो पानी होता है वो नीचे आता है, क्योंकि जो फोर्स है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द पोजीशन। जो पोजीशन होती है अर्थ की और मून की, वो एक ही साइड पे वो इस तरह की एडजस्ट होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाती है फुल मून पे और घट जाती है कब, बाकी दिनों में कम, बहुत ही कम हो जाती है जब क्या नाम है मून नजर नहीं आता, तो वो टाइड्स पैदा करता है। इसमें लिखा है ना कि द टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, मून और सन की वजह से, कि मून और सन एक ही तरफ से फोर्स बढ़ गई, एक तरफ से दो चीजों ऑब्जेक्ट लगा रहा है तो फोर्स बढ़ गई, तो पानी जो है वो उस फोर्स की वजह से अपने लेवल से ऊपर आ जाए। बात समझ में आया? और जब वो एक लेवल पे नहीं हो, सॉरी एक फुल मून जैसा होता है, फुल मून होता है, और बाकी दिनों में क्या होता है कि फुल मून नहीं होता तो फोर्स क्या हो जाती है कम, तो पानी ऊपर नहीं चढ़ता। तो ये इसकी कंडीशंस हैं। जब एक प्लैनेट्स है, अर्थ है, ये सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो क्या होता है, नहीं ऐसा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो होती है, इसमें अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो मून जो था वो अर्थ की तरफ नहीं खींचता, वो जिधर जा रहा है फर्स्ट लॉ अप्लाई हो जाता। 41st लॉ ऑफ When object is in motion, it will remain in motion with same velocity. तो जिस डायरेक्शन में वो मोशन किया पैदा किया गया था वो उसी डायरेक्शन में मूव करता, यानी ग्रेजुअली अर्थ से क्या हो जाता दूर। कौन से लॉ से? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया से। इनर्शिया क्या कहता है कि जब कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगती है तो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से मूव करेगी। अब क्या होता है, अर्थ की फोर्स भी आ गई और एक उसकी अपनी फोर्स जिससे मूव कराएगी है, तो अब वो क्या होता है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। दोनों फोर्सेस जो हैं ये एक्ट करती हैं। जो फोर्स जमीन की तरफ लगती है, जो जमीन को की तरफ खींच के जाना चाहती है, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। ये जमीन की तरफ खींचना चाहती है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है। सेंट्रीपिटल, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और जो फोर्स जमीन से दूर ले जाना चाहती है इसकी उसी डायरेक्शन में, वो कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहलाती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों फोर्स बैलेंस होती है, इसलिए ऑब्जेक्ट ना जमीन से दूर जाता है और ना जमीन के करीब आता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दूर ले जाना चाहती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जमीन के पास अंदर सेंटर की तरफ जाना चाहती है, दोनों बैलेंस हो गई, तो वो ना दूर जाते हैं ना करीब आते हैं। वो सब, और उसका एक ही रास्ता है कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करे, एक पर्टिकुलर वे में मूव करे अपने ऑर्बिट में। ये बात समझ में आ रही है?
सेंटीमीटर फोर्स दूर ले जाना चाहती है और सेंटीफ्यूगल फोर्स सेंटीफ्यूगल फोर्स दूर ले जाना चाहती है, सेंटीमीटर फोर्स सेंटर पास नहीं, सेंटर की तरफ, सेंट्रीपीटल सेंटर सीकिंग फोर्स, यानी जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है उसके सेंटर की तरफ ले जाना चाहती है। ये दोनों बैलेंस है, इसलिए वो एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ना दूर जा रहा है ना पास आ रहा है। ये पॉइंट समझ में आ गई। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है इस ग्रेविटेशन फोर्स के बाद, इसको आप पढ़ लीजिएगा चैप्टर को, मैंने ऑलरेडी बता दिया इनवर्स स्क्वायर लाइन को कहते हैं इसे। तो ग्रेविटेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, इसलिए इसको कौन सा क्या बोलते हैं, इनवर्स। इनवर्स इसलिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर इसलिए कहते हैं कि डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। बात समझ में आ गई। अब इसमें नेक्स्ट है फ्री फॉल। फ्री फॉल किसे कहते हैं बताइए। क्या देखिए फोर्स तो हमेशा लगेगी, बिना फोर्स के कोई चीज मूव भी नहीं करेगी अगर स्टेशनरी है तो। फ्री फॉल किसे कहते हैं, इसका क्या होगी। हाँ जी बताइए, फ्री फॉल पढ़ा है आपने। When any object falls towards the earth only under gravitational force, only under, when no other force acts on it, then the fall object is known as, fall of the object is known as free fall. When an object falls towards the earth under the force of ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी तो लगेगी, उसको तो आप खत्म नहीं कर सकते, तो जमीन के ऊपर, बट नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो उस पर जो ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है उसे कहते हैं फ्री फॉल। आमतौर से जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें जो बाकी फोर्सेज होती है वो नेग्लिजिबल होती है, तो वो जब उनको छोड़ेंगे तो अंदर एक तरह का फ्री फॉल ही होता है, क्योंकि बाकी फोर्सेज नेग्लिजिबल है, अर्थ की फोर्स ही लग रही है। ये बात समझ में आया कि नहीं। अगर बाकी फोर्सेस उसमें अप्लाई हो जाए, जैसे इस लिफ्ट है, लिफ्ट जब ऊपर से नीचे आती है तो वो फ्री फॉल थी। अगर खुदा न करे फ्री फॉल हो तो सब लोग लिफ्ट में मर जाएंगे, तो वो इतनी फोर्स से आगे टकराएगी जमीन से, तो उसमें क्या नाम है, जितने लोग हैं उस फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। वो गिर रही है, उसको पट्टा होता है, बड़ी मोटी रस्सी होती है, वो उसको थामे में, वो रस्सी आहिस्ता आहिस्ता छूट रही है और धीरे धीरे नीचे आ रही है, जहाँ उठना उठ जाएगी। वो होती है आपकी पैराशूट होता है, पैराशूट से आदमी कूदता है। अगर वो पैराशूट खुले नहीं तो क्या होगा, वो होगा फ्री फॉल, यानी वो जो नीचे आएगा बहुत तेज स्पीड से आएगा, तो अब जो वो खुल जाता है तो उस पर हवा की फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगती है, नीचे जो है वो ऊपर को प्रेशर डालती है। नतीजा क्या होता है कि उसकी जो अर्थ की जो फोर्स है जो नीचे खींच रही है वो बैलेंस हो जाती है, काफी हद तक खत्म नहीं होती, क्या हो जाती है, खत्म होती तो वही रुक जाता, वो बैलेंस हो जाती है, उसकी फोर्स कम हो जाती है और वो धीरे धीरे नीचे आता है पैराशूट, और उसको कोई चोट नहीं लगती। आप पता है अगर वो ना खुले, खुदा ना करे पैराशूट, तो खाली अर्थ की फोर्स लगेगी, बाकी फोर्स जो उस पर लगनी चाहिए थी उन्हें लगेगी, तो वो अब फ्री फॉल जब होता है तो ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट में पता लगाया कि वो जो फ्री फॉल होता है उस पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसकी अप्रोक्सीमेट उसको जी से इंडिकेट करते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे एक्सीलरेशन, लेकिन एक ही जगह वहाँ क्या यूज कर रहा है, जी। हाँ एक यूज करें तो अलग नहीं होगा, लेकिन ये बताने के लिए ये अर्थ की वजह से ग्रेविटेशन, ये फोर्स जो है अर्थ की वजह से पैदा हुई है, ये एक्सीलरेशन अर्थ की वजह से पैदा हुआ है, तो एक अलग सिंबल स्मॉल जी यूज कर, कैपिटल जी नहीं, कैपिटल जी कांस्टेंट। तो ये स्मॉल जी की वैल्यू जो साइंटिस्ट ने निकाली तो तकरीबन आई 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऐसा ही ऐसा एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक बार ऐसा यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम 9.8 भी कह देते हैं। वैसे तो ये 3 डिजिट नंबर है, 3-4 उसमें फिगर्स में, पॉइंट के बाद जब उसको राउंड ऑफ करते हैं तो 9.81 समथिंग आता है,
तो हमने उसको राउंड ऑफ करा मैथ्स के रूल के हिसाब से, तो 9.81 बन गया, और राउंड ऑफ करेंगे तो 9.8 बन जाएगा, यानी 1 प्लेस को कैसे राउंड ऑफ कर, तो जब प्लेस 5 से कम होता है या 5 से, तो उसके बराबर वाला प्लेस जो वही रहता है, यानी 0.8 है तो 8 ही रहेगा। अगर ये 6 होता तो ये 8 से क्या बन जाता, 9 बन जाता। ये मैथ्स का रूल है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, जनरली हम इससे करते हैं। ये SI वैल्यू है किसकी, एक्सेलरेशन। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से पैदा हुआ और किसी गिवन जगह पर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है किसी गिवन जगह पे, किसी जैसे हम जमीन या दिल्ली के अंदर है, तो इस इतने बड़े एरिया में इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, यही रहेगी, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। जगह बदल जाएगी, मिसाल के तौर पे आप पोल्स पे चलेगा, तो ये जो फोर्स जिसकी वजह से ये वैल्यू आम जमीन पे हम लेते हैं, वो जब हम पोल्स पे चले जाएंगे तो वो फोर्स बदल जाएगी, कौन सी फोर्स होगी वो आपको बताती है। बात समझ में आएगी, तो वैल्यू में भी थोड़ा फर्क आ जाएगा। दूसरी बात ये कि एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ये वैल्यू जमीन की सरफेस के ऊपर है, यहाँ पे, लेकिन हम जमीन के ऊपर चले जाए तब भी हम अप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू लेते हैं, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस आता है ऊपर जाने पे वो बहुत नेग्लिजिबल आता है। तो हम जमीन की सरफेस से भी 9.8 मीटर पर सेकेंड निकाल लेंगे, और जमीन से ऊपर चले जाए तभी 9.8 मीटर, बहुत ऊपर चले जाए तो फर्क पड़ेगा, वो आप फॉर्मूले से समझिए। तो आपको फ्री फॉल समझ में आ गया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आगे ओनली के अंदर होगी अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि कोई दूसरी फोर्स नहीं लगेगी, देन द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्री फॉल। और उसमें जो एक्सेलरेशन, जो फोर्स लगती है, उसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली है वो तकरीबन कितनी निकली है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब जो हमारा वेट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या है फोर्स का, m/a। वेट जो है, इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक ही जगह जी। तो वेट जो है उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो अर्थ की वजह से पैदा हो रहा है, और अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m/g। बात समझ में आ गई। ये कौन सी फोर्स है जो अर्थ लगा रही है, तो वेट की